Hello students. So today we are going to start one new topic of the chapter that we were already doing. Okay. So this chapter is land resource and agriculture. We were doing chapter 3 of India People and Economy book. Okay. So we have completed all these pages. Now we are going to start CPR, Common Property Resource. Now common property resources itself, the name explains that it is common to all. Okay, some land are there which is private, some land which is common to all. That means all the people who are living there has the right to do any type of primary activities, like according to the ownership. As I said, private land and CPR. फॉर्मर इज ओन बाय इंडिविजुअल मीन्स जो पहला प्राइवेट लैंड है वो एक इंडिविजुअल संभालता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, और बाद वाला जो है वो देयर दैट इज टेकन केयर बाय द कम्युनिटी. ओके. CPR यानी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स जो होता है वो बेसिकली जो कैटल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको फॉडर यानी कि उनको उनका जो फूड आइटम्स है वो प्रोवाइड करता है. नाउ ऑल्सो फॉर दी हाउस होल्ड के लिए भी अदर चीज़ें हो गई, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, नट्स, फाइबर, मेडिसिन प्रोडक्ट्स, ऑल दीज थिंग्स CPR प्रोवाइड्स. ओके. रूरल एरियाज़ में यानी कि विलेज एरियाज़ में लैंड इज ऑफ प्रेवलेंस पर्टिकुलर रेलिवेंस फॉर द लाइवलीहुड ऑफ द लैंडलेस एंड मार्जिनल फार्मर्स. रूरल एरियाज़ में जो लाइवलीहुड होता है, मतलब लोगों का रहने का तरीका जो होता है, वो क्या होता है, वो लैंडलेस एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस होता है. ठीक है. मतलब जो ये सारे जो फार्मर्स होते हैं या वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी होती है वो बेसिकली डायरेक्टली डिपेंडेड होती है लैंड के ही ऊपर, और जो भी उनके लाइफ स्टॉक या कैटल उन्होंने डोमेस्टिकेट करके रखे हैं फॉर ग्रेजिंग एंड अदर पर्पस, दे आर गोइंग टू डू द एक्टिविटीज़ फ्रॉम दैट CPR लैंड. CPR जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है वुमेन के लिए भी. क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एनिमल फूड होता है यानी फॉडर या फिर फ्यूल कलेक्ट करना, फॉर एग्जांपल वुड, वो उनके ही द्वारा किया जाता है. सो दे हैव टू डिवोट लॉन्ग आवर्स, बहुत सारे टाइम वो लोग उसमें लगाते हैं फूड और फोडर और फ्यूल को इकट्ठा करने के लिए. फाइन. नाउ CPR जो होता है दे कैन बी डिफाइंड एज कम्युनिटीज नेचुरल रिसोर्स. इसे अंडरलाइन कर लो, दैट कैन बी यूज्ड एज योर डेफिनेशन. जहाँ पे हर एक मेंबर जो होता है उसके पास राइट होता है, राइट टू एक्सेस, राइट ऑफ एक्सेस एंड यूसेज विद स्पेसिफाइड ऑब्लिगेशन विदाउट एनीबडी हैविंग प्रॉपर्टी राइट्स ओवर देम. किसी का भी कोई भी प्रॉपर्टी राइट्स इसमें नहीं होता है CPR में. कम्युनिटी फॉरेस्ट हो गया, पेस्चर लैंड्स हो गया, विलेज हो गए, वाटर बॉडीज एंड अदर पब्लिक स्पेसेस जहाँ पे लार्जर ग्रुप्स होता है, ग्रुप लार्जर देन अ हाउस होल्ड और फैमिली unit exercises rights of use and carries responsibility of management are examples of CPR. तो CPR का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हाँ एक बड़ा सा लैंड एरिया है और उसे कम्युनिटी संभाल रहा है, बल्कि कम्युनिटी का अगर कोई फॉरेस्ट एरिया है वो भी है CPR में आता है. पैस्चर लैंड हो गया, विलेज का कोई वाटर बॉडी है, कोई भी रिवर वगैरह है, उसको अगर कुछ भी संभालना है देन कम्युनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड दे विल ऑल फॉल अंडर द CPR. अब नेक्स्ट आते हैं एग्रीकल्चर लैंड यूज़ इन इंडिया. इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड कैसे यूज़ होता है और किस तरीके से होता है, कौन कौन से कैटेगरीज हैं, वी विल सी दैट. एग्रीकल्चर क्या है? लैंड बेस्ड है पूरा का पूरा. सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ लैंड बेस्ड पूरा नहीं है. ठीक है. दूसरे अगर वर्ड्स में बोले तो कंट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन एग्रीकल्चर आउटपुट इज मोर कंपेयर टू इट्स कंट्रीब्यूशन इन द आउटपुट्स इन द अदर सेक्टर्स. ठीक है. तो एग्रीकल्चर का आउटपुट जो होता है यानी कि जो भी प्रॉफिट जो हो रहा है वो निकल करके आ रहा है वो एग्रीकल्चर का ज़्यादा होता है अगर हम दूसरे सेक्टर से कंपेयर करें तो लैक ऑफ एक्सेस टू लैंड इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इन रूरल एरियाज. तो अगर अगर हमें किसी भी रूरल एरियाज़ का पॉवर्टी लेवल देखना है तो डेफिनेटली हम लोग उसको डायरेक्टली एक्सेस ऑफ लैंड मतलब कितना किसके पास लैंड एरिया है उससे पता कर सकते हैं. ठीक है. नाउ क्वालिटी सेकंड है. ये हम ये बता रहे हैं कि लैंड जो होता है ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है लोगों के लिए, वो डिपेंड रहते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर. ठीक है. इंडिया में तो उसका लैंड यूज़ क्या है? क्वालिटी ऑफ लैंड हैज़ अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन दी प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर. अब लैंड का क्वालिटी यानी कि फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा है, तो देन दैट मीन्स एग्रीकल्चर लैंड यूज इज गुड. रूरल एरियाज में थर्ड पॉइंट, असाइड फ्रॉम इट्स वैल्यू एज अ प्रोडक्टिव फैक्टर लैंड ओनरशिप एज अ सोशल वैल्यू. किसी के पास अगर एक लैंड एरिया है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो जो पर्सन है उसकी जो स्टेटस है यानी कि सोशल वैल्यू है वो बढ़ जाती है. ठीक है. now and serves as a security for credit, natural hazards और life contingency and also adds to social status. कि कभी भी natural hazard हुआ या कभी भी कोई भी problem आ गई या फिर अगर drought आ गया, so with the help of these land they can able to survive. Okay. तो ये एक social status का भी क्या होता है, symbol है agricultural land use in India. An estimation of the total stock of agricultural land resources can be arrived at by adding up net shown area, all fallow lands and cultivable wasteland. अगर हमें agricultural का पूरा टोटल land resource यानी land area निकालना है तो हम
क्या करेंगे, NSA जो हमने पहले ही ऑलरेडी पढ़ा है, नेट शोन एरिया, ठीक है, और जितने भी फैलो लैंड्स हैं जो खाली पड़े हुए हैं, और कल्चरेबल वेस्टलैंड है जो कुछ साल तक वेस्टलैंड है थे, मगर उनको थोड़ा सा सही करके कल्चरेबल यानी कि एग्रीकल्चर लैंड बना दिया गया है। तो ऑल विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड रिसोर्सेज। अब अगर हम टेबल 3.1 में देखें तो हम कुछ काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं कि काफ़ी सालों से देयर हैज़ बिन अ मार्जिनल डिक्लाइन इन अवेलेबल टोटल स्टॉक ऑफ कल्टिवेबल लैंड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रिपोर्टिंग एरिया। जितना रिपोर्ट हुआ है कि इतना एग्रीकल्चरल लैंड हमारे पास अवेलेबल है, वो उसके मुकाबले एक्चुअली में जो है कल्टिवेबल लैंड क्या हो रहा है, डिक्लाइन की तरफ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। टोटल कल्टिवेबल लैंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें तो 1950-51 से लेकर 59.5% है, वे आर एज अगर हम देखें 12-14 to 15 में 58 हो गया, ठीक है, तो कम हो गया। सो दिस इज द थिंग दैट वी आर हैविंग नाउ। नेक्स्ट आते हैं, ये रिपोर्टिंग एरिया है, जितना रिपोर्ट किया गया है कि हाँ इतना ही है एग्रीकल्चरल लैंड आपके पास, लेकिन एज पर अ टोटल कल्टिवेबल लैंड, टोटल हमारे पास पूरा 100 है, मतलब दोनों को बोला गया है कि इतना लैंड एरिया जो है वो डेडिकेटेड एग्रीकल्चर के लिए 100% है, मगर एक्चुअली में जो रिपोर्ट किया गया है दैट इज दिस मच परसेंटेज, ओके। तो ये कंपेरेटिवली क्या है, लो है। नाउ देयर हैज़ बीन अ ग्रेट डिक्लाइन ऑफ कल्टिवेबल लैंड, कल्टिवेटेड लैंड का बहुत काफ़ी डिक्लाइन हुआ है इन स्पाइट ऑफ अ करस्पॉन्डिंग डिक्लाइन ऑफ कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, ठीक है। कल्टिवेटेड लैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि कल्टिवेबल लैंड जो है वो डिक्लाइन क्यों हुआ है, क्योंकि लोग अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं एंड कल्टिवेबल लैंड जो है वो लोग कम यूज़ कर रहे हैं, उसकी जगह पे मॉडर्नाइजेशन लेकर के आ रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, सो दैट इज़ वाई कल्टिवेबल लैंड इज इन डिक्लाइन स्टेज। It is clear from the above discussion that the scope for bringing in additional land under net zone area इन इंडिया इज़ लिमिटेड, कि नेट जोन एरिया यानी कि एक्चुअली में जिसको एग्रीकल्चर लैंड एरिया बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ इतने दूर पे क्या हो रही है, एग्रीकल्चर यानी खेती हो रही है, वो क्या है, लिमिटेड ही है। देयर इज डज एन अर्जेंट नीड, ज़रूरी है कि हम क्या करें, ऐसे कुछ टेक्नोलॉजीज़ को अपनाएं जो कि लैंड को सेव कर सकता है। ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इनको दो हेड्स में डिवाइड किया गया है। पहला ये है दोज विच रेज द यील्ड ऑफ एनी पर्टिकुलर क्रॉप पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड, कि कोई एक ही क्रॉप जो है, एनी पर्टिकुलर क्रॉप यानी कि एक ही क्रॉप उस एरिया में कल्टिवेट किया जा रहा है, ठीक है। एंड दोज विच इंक्रीज द टोटल आउटपुट पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड फ्रॉम ऑल क्रॉप्स ग्रोन ओवर वन एग्रीकल्चर ईयर बाय इंक्रीजिंग लैंड यूज इंटेंसिटी। अब दूसरा तरीका ये है कि लैंड यूज इंटेंसिटी मतलब लैंड की कैपेसिटी बाय यूज ऑफ ह्यूमस, बाय यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स बढ़ा देनी है, इतनी बढ़ा देनी है कि एक एग्रीकल्चर ईयर में यानी एक साल के दौरान कोई भी क्रॉप्स, जितने भी क्रॉप्स से वो ग्रो हो रहे हैं उसका टोटल आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आए, यानी कि लैंड कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। पहले वाले तरीके में एक ही पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि उसका ही क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकले। जो बाद वाला है उसका एडवांटेज क्या है, latter kind of technologies that along with increasing output from limited land it also increase the demand for labor significantly। सेकंड वाले में ये है कि जैसे ही क्या बोलते हैं इसका पता चलेगा कि ये जो लैंड एरिया है इसे हमें क्या करनी है, इसकी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ करनी है, वैसे ही लेबर्स का डिमांड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। फॉर अ लैंड इसके, क्योंकि एक वाले क्रॉप्स में क्या है कि वो फार्मर एक ही रहेगा और उसको ही पता होगा कि हमें कैसे एक क्रॉप को, इस फॉर एग्जांपल पोटैटो को ग्रो करना है। लेकिन अगर दूसरे को फॉलो करें तो इसमें ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर लगेंगे शोइंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। For a land scarce but labor abundant country like India, a high cropping intensity is desirable। लैंड स्कार्स है मतलब बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन लेबर जो है हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज डिजायरेबल नॉट ओनली फॉर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड रिसोर्स बट ऑल्सो फॉर रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया। इसलिए ज़रूरी है कि हम ऐसे क्रॉप्स को सेलेक्ट करें, मतलब मल्टीपल क्रॉप्स वाला जो है सिस्टम वो अपनाएं और जो लैंड की कैपेसिटी है उसको बढ़ाए, जिससे कि वो डिज़ायरेबल रिजल्ट जो है वो आ सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में लेबर ज़्यादा है लेकिन लैंड की कमी है। तो अगर ये तरीका हम अपनाएंगे, क्रॉप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको एज इट इज़ याद कर लेना है, कैलकुलेशन में नहीं आता है क्वेश्चन में, बिकॉज how they will give the calculation in this, हाँ, but the table is important, they can give the comparison, okay, कि कौन से ईयर में कितना नेट शोन एरिया है और नेट शोन एरिया कम क्यों है कि ज़्यादा क्यों है, लाइक दिस वे। नाउ क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन परसेंटेज अगर निकालना है तो GSA यानी कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय नेट शोन एरिया इनटू 100, ठीक है, फाइन। सो दैट इज दियर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मतलब जो जितना बड़ा लैंड एरिया है पूरा कैलकुलेट किया जा रहा है, और NSA मतलब कि जितना ग्रॉस है उसमें से एक्चुअली में कौन सा लैंड जो है यूटिलाइज हो रहा है एग्रीकल्चर के लिए, दैट इज द फॉर्मूला। क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया पढ़ते हैं। क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया 3 तरीके के हैं, खरीफ, रबी एंड जायद क्रॉप, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे क्योंकि इसमें टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बाद वी विल रीड समथिंग अबाउट द क्रॉप्स ऑल्सो, ओके।
क्रॉप्स को कैसे याद करना है दैट वी विल डिस्कस। पहले देखते हैं खरीफ क्रॉप क्या होता है। खरीफ क्रॉप जो होता है साउथ वेस्ट मानसून के इफेक्ट में आता है, जिसमें कि विद साउथ वेस्ट मानसून, जिसमें कि जो भी ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं जैसे कॉटन हो गया, राइस हो गया, जूट चावल हो गया, ये सारी चीज क्रॉप्स जो है वो ग्रो होते हैं। रबी क्रॉप को हम लोग जनरली विंटर क्रॉप बोलते हैं, खरीफ क्रॉप को हम समर क्रॉप बोलते हैं। सो रबी क्रॉप बेसिकली जो होता है ये बिगेन होता है अक्टूबर नवंबर में, और एंड जो होता है ये सीजन रबी का मार्च टू अप्रैल में, ठीक है। इसमें लो टेम्परेचर होता है, इसलिए वैसे ही टाइप के जो क्रॉप्स से ग्रो होते हैं, जैसे वीट हो गया, ग्राम हो गया, मस्टर्ड हो गया, इनके लिए टेम्परेचर जो चाहिए वो थोड़ा कम चाहिए, इसलिए ये सारी चीज़ें रबी क्रॉप में आते हैं। अब आते हैं जायद में। जायद इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन, वो काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, ना ही पूरा रबी है ना ही पूरा खरीफ है, ये दोनों का बीच का है, ठीक है। मतलब इन बिटवीन रबी एंड खरीफ इट इज़ कमिंग, बट इट इज़ अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। नाउ क्या है ये आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ रबी सीजन, जैसे ही आपका मार्च एंड अप्रैल में रबी जो क्रॉप्स है वो हार्वेस्ट हो जाएगा, जायद जो है वो तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है। इसमें वाटरमेलन हो गया, किकम्बर्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फोडर क्रॉप्स हो गए, ये सारी चीज़ों की क्या होती है एग्रीकल्चर होती है इन द जायद, ठीक है। तभी आप देखोगे कि इमीडिएटली आफ्टर द समर सीजन, समर तो अप्रैल के बाद तक भी होता है, अप्रैल मई जून, है ना। सो आफ्टर दैट यू विल इमीडिएटली स्टार्ट टू बाय वाटरमेलन, यू विल सी वाटरमेलन्स विल बी देयर इन द मार्केट, क्यूकम्बर्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। नाउ ये जो टाइप ऑफ डिस्टिंक्शन है क्रॉपिंग सीजन का डज नॉट एग्जिस्ट इन सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ये हमारे नॉर्थ इंडिया तक ही लिमिटेड है, और मिडल इंडिया, साउथ इंडिया तक ये ज़्यादा से ज़्यादा ये क्रॉपिंग सीजन ये तीनों को ज़्यादा नहीं अपनाया जा सकता है, बिकॉज द क्लाइमेट इज नॉट सुटेबल अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, सो हियर द टेम्परेचर इज हाई एनफ टू ग्रो ट्रॉपिकल क्रॉप्स ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ पीरियड ऑफ द ईयर। सॉइल मॉइस्चर इज अवेलेबल, सॉइल मॉइस्चर अवेलेबल होने के बावजूद भी ये जो सदर्न पार्ट्स होते हैं इंडिया के, यहाँ पे टेम्परेचर इतना हाई होता है तो उसमें मॉइस्चर वगैरह दीज थिंग्स आर नॉट प्रेजेंट, सो and you will not find enough amount of water irrigation, okay, rain also rainfall also, so that is why that is not applicable in southern parts of India. Therefore in this region some crops can be grown thrice in an agriculture here provided there is a sufficient soil moisture होता है, soil की quality यहाँ पे southern इंडिया में अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पे एक साल में यानी एक एग्रीकल्चर ईयर में 3 बार क्या होता है क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, 3 बार, ठीक है, एक ही क्रॉप्स को। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कौन कौन से टाइप ऑफ फार्मिंग होते हैं अगर हम मॉइस्चर के हिसाब से देखें, इरिगेटेड है और रेन फेड है, जिसको बरानी भी बोलते हैं। इनमें डिफरेंस है इरिगेटेड फार्मिंग एज वेल एज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इरिगेशन दैट इज प्रोटेक्टिव और प्रोडक्टिव, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस, अब इसमें क्या है अब किस टाइप का है ये प्रोटेक्टिव और प्रोडक्टिव, इसको देखेंगे। नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिव इरिगेशन इज टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सॉइल, ठीक है। प्रोटेक्शन मतलब आप जानते ही हो, अगर कोई भी क्रॉप्स जो है वो प्रॉब्लम है या उसका वो ठीक से ग्रो नहीं हो रहा है तो उसको कैसे प्रोटेक्ट किया सकता है। मॉइस्चर डिफिशिएंसी है, अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी मॉइस्चर की, उसे कैसे किया जा सकता है। इट मीन्स इरिगेशन एक्ट एज अ सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ वाटर, उसको इरिगेशन की ज़रूरत है, यानी कि वाटर फॉर द एग्रीकल्चर एंड अबव द रेनफॉल। स्ट्रैटेजी ऑफ दिस काइंड ऑफ इरिगेशन इज टू प्रोवाइड सॉइल मॉइस्चर टू मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, ठीक है। तो इसमें इरिगेटेड वाले एरिया जो है जो यहाँ पे दिया हुआ है आपका ये वाला इरिगेटेड में इसमें प्रोटेक्टिव आ जाता है और क्या आ जाता है प्रोडक्टिव आ जाता है, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव में वही होता है क्रॉप्स को ड्राई होने से बचाना या फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको उससे निकालना। स्ट्रैटेजी ऑफ दिस काइंड ऑफ इरिगेशन इज टू प्रोवाइड सॉइल मॉइस्चर टू मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल मॉइस्चर को अपनाना है। प्रोडक्टिव इरिगेशन क्या होता है, इसमें ऑब्वियसली बात है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना कि वहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स यानी कि क्वांटिटी ज़्यादा हो। ये जो इरिगेशन होती है द वाटर इनपुट पर यूनिट एरिया ऑफ कल्टिवेटेड एरिया इज़ हायर दैन प्रोडक्टिव इरिगेशन। तो ये जो टाइप के इरिगेशन होते हैं इसमें क्या होता है कि जो वाटर का इनपुट होता है यानी कि वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है दैन द प्रोडक्टिव इरिगेशन, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्टिव है। तो प्रोडक्टिव इरिगेशन में क्या है, प्रोडक्टिव में आपको एक्चुअली में क्रॉप्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी और उसके मॉइस्चर और वाटर पे ध्यान देना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से ग्रो करे। और प्रोटेक्शन में क्या है कि ओके द क्रॉप्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेरियस डिजीजेस एंड फ्रॉम वेरियस हार्मफुल इफेक्ट्स, ठीक है। अब आ जाते हैं रेनफेड फार्मिंग में। रेनफेड फार्मिंग ये वाला जो है, ठीक है, इरिगेटेड में प्रोटेक्टिव था और प्रोडक्टिव था। ओके, नाउ रेनफेड फार्मिंग में देखो क्या है, इसमें है ऑन द बेसिस ऑफ एडिक्वेसी ऑफ सॉइल मॉइस्चर ड्यूरिंग क्रॉपिंग सीजन इनटू ड्राई लैंड एंड वेटलैंड फार्मिंग। तो रेनफेड फार्मिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है ड्राई लैंड फार्मिंग और दूसरा है वेटलैंड फार्मिंग। से अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चंस कैन कम। ओके, जो ड्राई लैंड फार्मिंग होता है उसमें जो रेनफॉल होता है उसका ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, लेस देन 75 सेंटीमीटर इज
एनफ। ये जो दीज रीजन्स ग्रो हार्डी एंड ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड क्रॉप्स ही होते हैं जो ग्रो होते हैं बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर दैट मच अमाउंट ऑफ वाटर। रागी हो गया, बाजरा हो गया, मूंग हो गया, ग्राम हो गया, ग्वार हो गया, ठीक है। एंड प्रैक्टिस वेरियस मेजर्स ऑफ सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल picking or catching the rain and providing the water, like this way it can go, but they do not require that much amount of water. Wetland farming में क्या होता है, एक्चुअली में they want the rainfall water also as well as the irrigation water also, ठीक है। सॉइल मॉइस्चर का जो रिक्वायरमेंट होता है काफ़ी ज़्यादा होता है ड्यूरिंग द होल रेनी सीजन। ये जो रीजन होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्लड फेस कर सकता है, मतलब ओवर फ्लड, ओवर एक्सट्रीम कंडीशन, सॉइल इरोजन हजर्ट्स भी। ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा राइस, जूट, शुगर केन, तीनों के तीनों के लिए बहुत ज़्यादा जो वाटर है, जो इरिगेशन है वो चाहिए होता है। सो दीज आर रिक्वायर्ड एंड प्रैक्टिस एक्वा कल्चर इन द फ्रेश वाटर बॉडीज, जो भी पॉन्ड्स वगैरह हो गए या फिर अगर ऑक्सबो लेक टाइप का कुछ बन गया, सो वहाँ पे जो है एक्वा कल्चर यानी कि फिशिंग, जो फिशरीज है, फिशी कल्चर जिसको बोलते हैं, वो भी स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाली जो वीडियो है उसमें देखेंगे फूड ग्रेन्स के बारे में, जितने भी फूड ग्रेन्स हैं उससे हम पढ़ेंगे कैसे हर एक क्रॉप्स को क्या क्या स्पेसिफिकली, आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हाउ यू विल डू दैट, वी विल डिस्कस अबाउट इट, ओके। थैंक यू एवरीवन।